नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608608960445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट की हमारी श्रृंखला में ये अगला वीडियो है जिसे कि आप देखने जा रहे हैं। और वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी को हम इसमें कवर करने वाले हैं। अच्छे प्रश्न हैं, अभ्यास करने के उद्देश्य से और रिवीजन के पर्पज से, दोनों लिहाज से ही अच्छा है। तो शुरू करते हैं। 50 MCQs है। चलिए शुरू हो जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा चैनल है, यहाँ 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री और डंकन पास का भी नाम दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा ऐसा चैनल या पास है जो कि दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है, मतलब साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में पाया जाता है। तो आप इसमें से देखकर बताएं। अब इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी वाला होना चाहिए, ये डंकन पास है। तो बाकियों के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि हो सकता है इनसे प्रश्न बन जाए। तो इसमें जो 10 डिग्री चैनल आप देख रहे हैं वो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है, मतलब ये लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में इसकी लोकेशन है। 9 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में क्या है, 8 डिग्री चैनल है। तो ऐसे आपको मालूम होना चाहिए। इसमें से हमने डी को चुना। इसके बाद प्रश्न संख्या 2, इसमें लिस्ट मिलान करना है आपको। तो सैंडल पीक, अब ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली माउंटेन पीक्स हैं, यानी पर्वत चोटियां हैं। इनकी अवस्थिति कहाँ पर है, इनकी लोकेशन कहाँ है, वो यहाँ लिस्ट 2 में दिया हुआ है। मिलान आपको करना है। तो सैंडल पीक है, माउंट डियाबोलो है, माउंट कोयोब है और माउंट थुलियर है, ये पर्वत चोटियों के नाम है। और इनकी जो लोकेशन है वो लिस्ट 2 में दी हुई है, जिसे कि आप देख रहे हैं। अब बताइए कि इसका कौन सा मिलान हमारा परफेक्ट होना चाहिए। ध्यान से अगर देखा जाए तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो हमें चुन लेना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से अगर मिलाएंगे तो ये सही होगा। थोड़ा सा हेरफेर करना है। सैंडल पीक की लोकेशन कहाँ है, नॉर्थ अंडमान में है। माउंट डियाबोलो जो है उसकी लोकेशन मिडिल अंडमान में है। बाकी जो है वो आमने सामने मैच है पहले से, मतलब माउंट कोयोब कहाँ पर अवस्थित है, ये दक्षिणी अंडमान में है और माउंट थुलियर जो है ये ग्रेट निकोबार में है। यही इसका परफेक्ट मिलान है। लिस्ट मिलाने वाले प्रश्न आयोग बहुत तेज देता है, तो इसे आप देख लें इसमें। और अच्छी बात ये होती है कि अगर 2-3 ऑप्शन आपको इसमें से मालूम है, मतलब 2-3 के बारे में पता है, तो बाकी जो है वो अपने आप मिल जाते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि सतपुड़ा मैकाल माउंट रेंज जो है, माउंटेन रेंज जो है, उसमें आपको ये बताना है कि ये कौन सी नदियों के बीच में चलने वाली पर्वतों की श्रृंखला है। मतलब ये नर्मदा और ताप्ती के बीच में है, सोन और ताप्ती के बीच में है, नर्मदा नदी और महानदी के बीच में है। इसमें से कौन सा होगा। नर्मदा और चंबल भी दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन दिए हैं, आपको इसमें जो खाली जगह है उसमें भरना है। तीसरा क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए। मतलब ये है कि जो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला है वो नर्मदा और ताप्ती के बीच में पाई जाती है, बीच में ये अवस्थित है। तो ए को हमने चुन लिया। अब इसके बाद चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें गलत कौन सा है। अब यहाँ कुछ 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ध्यान से इसे पढ़ते हैं। स्टेटमेंट वाले प्रश्न थोड़े से अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ इसमें सही होता है तो कुछ गलत भी हो जाता है, तो इसलिए मजा आता है। तो यहाँ पर बात हो रही है माजुली द्वीप की। अब इसके बारे में कहा गया कि माजुली द्वीप जो है ये सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा नदी में बनने वाला द्वीप है, ठीक है। और ये असम राज्य में स्थित है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो जाने के कारण वो अपना रास्ता बदल लेती हैं किसी कारणवश, मतलब उच्चावच की वजह से, और कोई कारण नहीं है। तो इसकी वजह से माजुली द्वीप बना है। पानी में अवरोध आएगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ टापू उभर सकता है, तो वो चीज़ बताई गई। और माजुली द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र और कोपिली नदियों से घिरा हुआ है। चारों ओर से इसके जो पानी का इलाका है, पानी चारों ओर है, बीच में एक जमीनी हिस्सा है छोटा सा, तो उसको हम द्वीप कहते हैं। नदी के बीच में भी बन सकता है या कोई भी वाटर बॉडी हो उसमें बन सकता है। तो ये ब्रह्मपुत्र और कोपिली नदियों के पानी से घिरा हुआ है। तो ये सब तो दे दिया। अब इसमें बताइए कि गलत कौन सा है। कोई ना कोई तो गलत है, 4 इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं। देखिए ये जो चौथा क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर इसमें हमें गलत ढूंढना था, तो डी वाले को चुन लेते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो एकदम परफेक्ट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी के अंदर बनने वाला द्वीप है, ये बड़ी बात है। और ये असम में स्थित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जब मार्ग बदल गया तो उसकी वजह से ये बीच में से उभर गया, पानी में से एक टापू उभर आया। और ये ब्रह्मपुत्र और सुबनसिरी नदियों से घिरा हुआ है। यहाँ जो कोपिली का नाम दे दिया है ना, इसी वजह से काम गड़बड़ हो गया है। कोपिली की जगह क्या होना चाहिए, सुबनसिरी होना चाहिए। और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं, बाकी सब ठीक है।
अच्छा, 5वें नंबर के प्रश्न में कहा गया कि मणिकरण भूतापीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो मणिकरण जियोथर्मल फील्ड की जो लोकेशन है, स्टेट कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें राज्यों के नाम देखें, झारखंड का नाम है, उड़ीसा है, हिमाचल है और मध्य प्रदेश। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो आप जानते हैं कि ये पार्वती नदी पर पार्वती घाटी में स्थित है, तो इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, ये हिमाचल प्रदेश राज्य होगा, कुल्लू जिला। ठीक, तो इसमें से हम चुनेंगे किसको, हिमाचल प्रदेश को चुनेंगे। अगर कुल्लू दिया होता तो वो ऑप्शन भी चुना जा सकता है। अब इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि जो नीचे नदियों के नाम दिए हैं उसमें से कौन सी नदी को नेपाल में करनाली के नाम से जाना जाता है। उसका नेपाल में जो नाम है वो है करनाली। नदियों का हमेशा हर स्थान पे एक ही नाम हो ये आवश्यक नहीं। तो बताएं, ये कोसी नदी है, राप्ती है, या फिर घाघरा है, या पूर्वी राप्ती है। पश्चिमी राप्ती और पूर्वी राप्ती दिया हुआ है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो जो पश्चिमी राप्ती नदी है उसको ये नेपाल और भारत दोनों देशों में बहती है, मतलब भारत में भी इसका प्रवाह है और नेपाल में भी है। और अंत में ये गंगा में बाएं किनारे से जाकर मिलती है। ये गंगा की सहायक नदी है और उसमें सपोर्ट किधर से करती है, बाईं ओर से करती है। जाहिर सी बात है कि हिमालय की तरफ से उतर कर आ रही है तो बाईं ओर से ही मिलेगी। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अंत में ये जो एक सहायक नदी है घाघरा, उसमें जाकर मिल जाती है। तो इसमें आप देखें कि नेपाल में इसे करनाली के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर इसमें से करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ थोड़ा सा जो बताया गया है उस फैक्ट में करेक्शन कर लीजिएगा कि ये जो करनाली है, मतलब पश्चिमी राप्ती रिवर है, ये असल में जाती है घाघरा में मिलती है, और घाघरा जो है वो गंगा में मिलती है। ये क्रम है, ये सीधे सीधे गंगा में नहीं मिल रही। अब इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न को देखिए। तिपाई मुख डैम की बात हो रही है और ये कहाँ पर है, मतलब राज्य कौन सा है, और ये बराक नदी पर एक प्रस्तावित तटबंध का बांध है। तो ये बराक नदी पर बनेगा वो तो ठीक है, लेकिन इसकी लोकेशन राज्य के हिसाब से कौन सी है वो आपको बताना है। तो 7वें क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इसमें सी वाला जो आंसर है वो परफेक्ट होना चाहिए, मणिपुर। ठीक है, ये मणिपुर में बराक नदी पर प्रस्तावित तटबंध का बांध है और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी विवादास्पद भी रहा है, तो इसलिए चर्चा में है कुल मिलाकर। ठीक, तो इसमें से हम मणिपुर को चुन लेंगे, जो हमारा सी वाला विकल्प है वो सही है। इसके बाद 8वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कुछ 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये नर्मदा से ही जुड़े हुए हैं। असल में आपको ये बताना है कि इसमें सही कौन सा है। तो भेड़ाघाट नर्मदा नदी के किनारे है, ऐसा दिया है। मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में ये स्थित है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। और भेड़ाघाट ऊंची संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। ये सारी यहाँ बातें जो हैं ये भेड़ाघाट और नर्मदा नदी से जुड़ी हुई हैं। आप ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 8 को अगर आप देख रहे हैं तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है उसको चुन लीजिए, क्योंकि तीनों ही यहाँ विकल्प जो दिए हैं ना, मतलब स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वो सही दिए। इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। भेड़ाघाट जो है ये नर्मदा के किनारे है। धुआंधार प्रपात का नाम आपने सुना, नर्मदा बहुत ऊंचाई से गिरती है, धुएं जैसा वातावरण वहाँ पैदा हो जाता है, और संगमरमर की काफ़ी ऊंची ऊंची चट्टानें। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यहाँ जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी का नाम दिया है और हॉट स्प्रिंग दिए हुए हैं, आप ये बताइए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हॉट स्प्रिंग का नाम दे रखा है, आप ये देखें कि इसमें गलत कौन सा मिला हुआ है। बाकी मिलान सही है, कोई एक गलत है, इसमें से देख कर बताइए। और इसे अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा सही दिखाई देता है, मतलब गलत है असल में। यहाँ जो सही सुमेलित नहीं है वही ढूंढना था। देखिए, ओडिशा में है तप्त पानी, मध्य प्रदेश में है धुनी पानी, हिमाचल प्रदेश में है तत्ता पानी, और आप देख रहे हैं कि लद्दाख वाला जो है वो पनामिक है। यहाँ धुनी पानी जो दिया हुआ है वो असम में दे दिया है, जबकि ये होना कहाँ चाहिए, मध्य प्रदेश में होना चाहिए। तो यही वाला विकल्प एकमात्र इसमें गलत है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। यहाँ रेलवे जोन दिया हुआ है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो दे रखा है। आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो साउथ जो रेलवे जोन है, मतलब साउदर्न रेलवे जोन जो है उसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। नॉर्दर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वेस्टर्न रेलवे जोन का है जयपुर में, और ईस्टर्न का कहाँ पे है, कोलकाता में, ऐसा दिया हुआ है। इसमें से कोई एक गलत है। कौन सा गलत है वो आपको तलाशना है, देखें और बताएं। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है उसको चुन लीजिएगा। वेस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर जयपुर में है, ये वाला जो इसमें दिया है ना वो गलत है। वेस्टर्न रेलवे जोन का कहाँ पे है, ये चर्च गेट में पड़ता है, मतलब ये मुंबई में है, तो इसकी लोकेशन ही गलत दी है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। वैसे भी इसमें पकड़ना आसान था। जोन के हिसाब से अब पश्चिमी रेलवे जोन जो है इसका हेडक्वार्टर जयपुर में कहाँ से हो जाएगा, आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। उकाई परियोजना यानी उकाई प्रोजेक्ट जो है ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, संयुक्त परियोजना है।
और गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर काकरापार सिंचाई जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। अब ये सारी बातें इसमें दी हुई हैं, मतलब 2 इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कौन सा सही है वो आपको तलाश कर बताना है, तो बताइए। और इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो दोनों ही सही है, दोनों ही ऑप्शन एकदम परफेक्ट दिए हुए हैं। उकाई परियोजना ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में ज्वाइंट है, और काकरापार जो है ये गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर बनी हुई है, और उकाई क्षेत्र में तापी नदी पर इसका निर्माण किया गया है जो उकाई परियोजना है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उकाई परियोजना और जो काकरापार सिंचाई जल विद्युत परियोजना है उसके विषय में आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, इसमें दोनों सही है। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है। अब यहाँ सही की तलाश नहीं करनी है, गलत की तलाश करनी है। तो मर्मुगुआ पोर्ट जो है ये गोवा में है, न्यू मैंगलोर आपका कर्नाटक में है, और तूतीकोरिन जो है ये तमिलनाडु में है। जबकि कामराजार बंदरगाह या कामराजार पोर्ट जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें से कौन सा गलत है उसकी तलाश आपको करनी है, देखकर बताएं। अब ये जो 12वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो कामराजार दिया हुआ है ना, ये बंदरगाह महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि तमिलनाडु में है। इसकी लोकेशन कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सही है। 13वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ जो पर्वत चोटियों के नाम दिए हैं उनको उनकी ऊंचाई के आधार पे, उनकी हाइट के आधार पे आपको व्यवस्थित करना है। तो अभिगामिन है, सतोपंथ है और दूनागिरी है। ये 3 पर्वत चोटियों के नाम यहाँ पर दिए हैं। ऊंचाई के आधार पे इन्हें अरेंज करिएगा, बताइए इसमें से क्रम कौन सा सही होना चाहिए। प्रश्न संख्या 13 को आप देख रहे हैं, और इसमें अगर आप अरेंजमेंट देखें तो सी वाला ऑप्शन ही आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं अभिगामिन जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? 7355 मीटर है। अभिगामिन की ऊंचाई कितनी है? 7355 मीटर है। सतोपंथ की है 7075 और दूनागिरी की है 7066। जबकि कांगटो को अगर आप देखें तो वो 7090 है, जो कि इसमें दिया नहीं है। तो इसमें से हम सी वाले को पकड़ लेंगे, पहले से ही व्यवस्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते, इसमें कालानुक्रम का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें समय की बात तो हो नहीं रही है। अच्छा, प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य है, हरियाणा राज्य है, राजस्थान और बिहार है। पर्वत चोटियों के नाम दिए हैं, आप देखें सर्वोच्च शिखर कौन सा किस राज्य का है। तो गुरु शिखर है, करोह पीक है, सोमेश्वर फोर्ट है और रियो पुरगेल है। इसमें देखकर बताइए किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किस राज्य का कौन सबसे ऊंचा स्थान है। तो 14वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसका ऊपर वाला ही मिलान ठीक है, और उसी हिसाब से इसे मिला लेंगे। यहाँ देखें आप चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश का रियो पुरगेल जो है ये सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है। हरियाणा में करोह पीक है, राजस्थान का तो आप जानते ही हैं गुरु शिखर है, घिसा हुआ पर्वत, और नागालैंड में माउंट सारामती है। ठीक है, नागालैंड का क्या है? ये माउंट सारामती है, जो कि इसमें दिया नहीं है। इसके अलावा बिहार का अगर देखें तो सोमेश्वर फोर्ट है। ऐसे हमने देखा, तो इसमें से ए वाले ऑप्शन को हम पकड़ लेते हैं, जिसके हिसाब से हमने मिलान किया है। अब प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा गया कि कौन सा तट मैंगलोर और कन्याकुमारी के बीच में है। इस तट की जो लंबाई है वो किसके बीच में पड़ती है? मैंगलोर और कन्याकुमारी के बीच में पड़ती है। कोंकण है, कनारा है, मालाबार है, ये तटों के नाम है। और डी वाले में कहा है कि कोई नहीं। तो आप देख कर बताएं, इसमें डी को चुनने की नौबत नहीं आएगी, आप सी वाले ऑप्शन को चुन सकते हैं। सी वाले विकल्प को चुनने का मतलब है कि मालाबार तट है जो कि मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। बाकी कोंकण तट को अगर आप देखें तो ये उत्तर से दक्षिण तक, मुंबई से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। इसका विस्तार कैसे है? मुंबई से लेकर गोवा तक है। कनारा जो है ये कर्नाटक राज्य की लंबाई के साथ पूरा विस्तृत है। मालाबार तट ये मैंगलोर से कन्याकुमारी आपने देख ही लिया है। और पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में जो सकरे तटीय मैदान है उनको 3 भागों में बांट कर हम पढ़ते हैं, और वैसे ही हम पूर्वी तरफ के मैदानों को भी डिवाइड करते हैं। तो उसी के विषय में ये पूछा गया था। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न में आपसे कहा गया कि तीर्थहल्ली शहर जो है, तीर्थहल्ली ये शहर पश्चिमी घाट क्षेत्र का सबसे गीला स्थान है, सबसे ज़्यादा नमी वाला स्थान है। आर्द्र स्थान का मतलब है नमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये कौन से राज्य में है? पश्चिमी घाट तो कई सारे राज्यों में फैला हुआ है, तो ये राज्य कौन सा है जिसमें कि ये शहर अवस्थित है? बताइए। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र। तो पहले तो यही मालूम होना चाहिए कि पश्चिमी घाट कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है। तो 16वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं उसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए, कर्नाटक में है। ये जो शहर है ना तीर्थहल्ली, ये असल में कर्नाटक राज्य में है। इसके सी वाले विकल्प को चुन लीजिए। अच्छा, ये पश्चिमी घाट को अगर देखा जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों से होकर ये गुजरता है। दक्कन प्लेटू त्रिभुजाकार आकृति है दक्कन ट्रैप की, और उसके जो दोनों ओर के ढाल हैं समुद्र की ओर, पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ, तो पूरब वाला जो है उसको पूर्वी घाट कहते हैं, और जो पश्चिम वाला ढलान है समुद्र में गया है ढाल उसका, तो उसको पश्चिमी घाट कहते हैं।
तो चलिए, इसमें हमने देख लिया। अब इसके बाद 17वां प्रश्न आपके सामने है और पूछा जा रहा है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिमी घाट को तो हमने देख लिया था, पूर्वी घाट के विषय में यहाँ पर पूछा गया। तो इसमें आप देखें और बताएं। केरल दिया है, आंध्र दिया है, तेलंगाना दिया है, कर्नाटक और तमिलनाडु भी है। पूर्वी घाट श्रृंखला कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, नीचे जो ऑप्शन है उन्हें भी आप देख रहे हैं। और प्रश्न संख्या 17 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, पहले ध्यान से देख लीजिए। इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट होना चाहिए। बी वाले के हिसाब से हम इसे लगा लेते हैं। यहाँ देखिए, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। मतलब ये है कि ओडिशा, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला जो है वो गुजरती। तो इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और ध्यान दीजिएगा, इसमें केरल शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 18 को देखें। यहाँ हिल स्टेशन का नाम दिया है और राज्य का नाम दिया है और ये मिलान पहले से ही किया हुआ है। इसमें से कोई एक गलत है, बताइए कौन सा गलत है। तो कोडाईकनाल आपका तमिलनाडु में है, माउंट आबू हिल स्टेशन जो है वो राजस्थान में है और सापुतारा जो है ये असल में गुजरात में है और हॉर्सले हिल्स जो है ये केरल में है। आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। गलत इसका नीचे वाला है, डी वाले को अगर आप देखिए तो हार्सले हिल ये जो दिया हुआ है ना, ये केरल में नहीं है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, आंध्र में है। ये तत्काल में आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 19 को देखिए। कौन सा विकल्प गलत है वो आपको बताना है। यहाँ जीआई टैग के संबंध में प्रश्न पूछा गया है, तो उत्पाद का नाम दिया है और किस राज्य को उसके संदर्भ में जीआई टैग मिला है वो दिया हुआ है। तो गुलबर्गा की जो तुअर दाल है यानी अरहर की दाल है, उसके लिए कर्नाटक राज्य को जीआई टैग से नवाजा गया है और खोला मिर्च के लिए गोवा को मिला है, मतलब गोवा राज्य को जीआई टैग दिया गया है। इडुमिश्मी कपड़ा जो होता है, टेक्सटाइल होता है, उसके लिए मेघालय को प्राप्त हुआ है और काजी नींबू के लिए प्राप्त हुआ है असम को। ये कुछ उत्पाद हैं जो नए नवेले घोषित किए जाते हैं और जीआई टैग उनके ऊपर लगाया जाता है, तो उनसे संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप ये बताएं कि इसमें गलत कौन सा है। तो गलत इसका सी वाला है। ये जो इडुमिश्मी दिया हुआ है ना, इडुमिश्मी ये हस्तशिल्प है असल में और ये अरुणाचल का है, मेघालय का नहीं है। ठीक है, ये इसका राज्य कौन सा होगा, अरुणाचल होगा, न कि मेघालय। बाकी जितना है वो सही है। खोला मिर्च जो है ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है, मिर्च का उत्पाद है, ये गोवा राज्य को इसके लिए जीआई टैग मिला है। और काजी नींबू जो है ये भी कृषि से संबंधित है, असम राज्य को इसके लिए मिला है। कंधमाल हल्दी के लिए ओडिशा को मिला है। तो इस तरह की फेमस चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें से हमने सी को चुना, यहाँ मेघालय की जगह पे अरुणाचल होना चाहिए था। अब प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। सही मिलान आपको करना है। नदियाँ और सहायक नदियाँ दी हुई हैं। तो झेलम जो है इसकी सहायक नदी का नाम है पांझरा। अब इसमें मिलान पहले से किया नहीं है तो इसलिए ये कहने का मतलब नहीं बनता। लिस्ट दी हुई है, दोनों को देख लेते हैं। झेलम, चंबल महानदी और ताप्ती, पांझरा, ओम, किशनगंगा और बनास, ऐसे नदियों के नाम दिए। तो इसमें एक तरफ नदी है, यानी इसका जो लेफ्ट साइड है उधर जो मुख्य नदी है वो है, और जो राइट साइड है उधर सहायक का नाम है। तो ट्रिब्यूटरी से इसको मिलाना है। इसमें मिलान करके बताइए। देखिए इसे ध्यान से। और इसका जो करेक्ट आंसर है मिलान के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। सी के हिसाब से इसको मिला लेते हैं। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला कैसे मिलाएंगे। झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा, चंबल की है बनास, महानदी की है ओंग। ठीक है, महानदी की सहायक नदी कौन सी है, ओंग है, ये यहाँ पे है। और ताप्ती की सहायक नदी कौन सी है, पांझरा है। पांझरा को आप ऊपर मिला लीजिए, बाकी दो आपने मिलाया। झेलम की क्या है, किशनगंगा है। तो इस तरीके से हमने मिलान किया। अच्छा, अब इसके बाद 21वां प्रश्न जो है पूछ रहा है कि जिस स्थान पर अलकनंदा और नंदाकिनी, वो पंचप्रयाग से रिलेटेड क्वेश्चन बन ही जाता है। तो अलकनंदा और नंदाकिनी नदी आपस में मिलती हैं, वो कौन सा प्रयाग होता है। प्रयाग का मतलब होता है मिलन बिंदु, जहाँ नदियों का या किसी चीज़ का संगम हो रहा हो। ठीक है, तो इसमें से कौन सा प्रयाग, पंच प्रयागों में से कौन सा प्रयाग वहाँ पर बनता है। याद रखिएगा, अलकनंदा और नंदाकिनी। तो इसमें 21 नंबर का जो क्वेश्चन है इसे आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर इसका बी होगा। ये नंद प्रयाग है, नंदाकिनी से नंद प्रयाग यहाँ आपने चुन लिया। बाकी जो है उनको भी देख लेते हैं। जब अलकनंदा नदी धौली गंगा से मिलती है, धौली गंगा में अभी ग्लेशियर टूटा था तो भयंकर बाढ़ आई थी, आपने देखा। कुल मिलाकर अलकनंदा से जब धौली गंगा मिलती है तो वहां पर बनता है विष्णु प्रयाग। नंद प्रयाग को आपने देख ही लिया, अलकनंदा और नंदाकिनी का। और जिस स्थान पर अलकनंदा नदी पिंडर से जाकर मिल जाती है वो स्थान होता है कर्णप्रयाग। ठीक है, वो स्थान कौन सा होता है, कर्णप्रयाग होता है। और अलकनंदा नदी जब मंदाकिनी से जाकर मिलती है तो वो जगह होती है रुद्रप्रयाग। पंचप्रयागों में आप देख रहे हैं। और देवप्रयाग कौन सा होता है जरा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये आपके लिए प्रश्न है कि देवप्रयाग किन नदियों के मिलने से बनता है। प्रश्न आसान है, आप जवाब दे सकते हैं। तो बी वाले विकल्प को हमने चुना और अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट उत्तराखंड एंड तिब्बत।
उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा इसमें से कौन सा है बताइए। तो चांगला है, मुलिंगला है। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि ला और पास दोनों का मतलब एक का ही होता है, तो चाहे आप ला लिखिए या पास लिखिए, दोनों का मतलब होता है दर्रा। तो चांगला है, मुलिंगला है, नाथुला है और दिहांग पास है। इसमें से आप बताइए कि उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करने वाला दर्रा कौन सा है। तो अब इसे देखिए, इसमें करेक्ट आंसर इसका बी होना चाहिए, और बी वाले विकल्प को अगर चुनते हैं तो हमारा मुलिंगला वाला ऑप्शन सही होता है। मुलिंगला जो है वो जोड़ता है किसको, उत्तराखंड को तिब्बत से। बाकी चांगला को अगर आप देखें तो ये लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट करता है, मुलिंगला आप देख ही चुके हैं। नाथुला जो है ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, और दिहांग पास जो है या दिहांग दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। तो ऐसे हमने इसे इसमें कवर किया। इसका बी वाला ऑप्शन सही था। 23वें को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि जो सीमा सड़क संगठन है यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे कि BRO कहा जाता है, उसके द्वारा कितनी ऊंचाई पर, ऊंचाई पूछी जा रही है कि कितनी ऊंचाई पर स्थित पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला जो पास है, मतलब ला का मतलब पास, तो उमलिंगला दर्रा जो है उस पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन गम्य मोटर चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया गया है। यहाँ आपको बहुत सारी सूचनाएं तो प्रश्न में ही दी गई हैं कि ये पूर्वी लद्दाख में है और उमलिंगला दर्रे पर इसे बनाया गया है, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन भी काम की है। फिलहाल यहाँ ये बताइए कि ऊंचाई कितनी है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर ये वाहन गम्य सड़क बनेगी, और इसमें बनाने का जो सौजन्य करता है वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ऊंचाई कितनी, फीट में यहाँ ऊंचाई दी है, हो सकता है कि कभी परीक्षा में मीटर में भी दे दे, तो फीट को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। फिलहाल इसमें बताइए। तो 23वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर 19,300 फीट हो जाएगा। ठीक है, 19,300 फीट हो जाएगा। इतनी ऊंचाई पे ये सड़क बनाई जाएगी और इस पे वाहन आराम से चल सकते हैं। तो हिमालय की संरचना को तो तहस नहस कर ही दिया है, लेकिन अब आबादी बढ़ रही है, संसाधन बढ़ाने हैं, सुविधा बढ़ानी है, तो ये सारे काम भी हो रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पर्वतों को ऐसे ही काटा छाटा जाता है तो दुर्घटनाएं होती हैं, और हो भी रही हैं। इसके बाद 24वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शहर है जो कि हाल ही में देश का पहला शहर बन गया है जिसने कि एक प्रोसेस्ड स्टील स्लैग सड़क का निर्माण किया है। तो ये जो प्रोसेस्ड स्टील स्लैग सड़क है इसका निर्माण किया गया है। अब ये आपको बताना है कि शहर कौन सा है। शहर का नाम नीचे दिया है, और 24 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये सूरत है। ठीक है, इसकी लोकेशन जो है वो सूरत शहर में है, इसे आपने देखा। और सूरत हाल फिलहाल में ही औद्योगिक अपशिष्ट के द्वारा बनने वाली सड़क है, तो ये अच्छी है इस मामले में। इसके बाद 25 को देखते हैं। अब यहाँ देखें कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो दुदुमा जलप्रपात जो है यानी फाल, ये कहाँ पे है, मचकुंड नदी पर अवस्थित है। इसका पानी का स्रोत कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो नदियाँ हैं इसका स्रोत। हुंडरू जो है ये सुवर्ण रेखा से रिलेटेड है। धुआंधार का संबंध नर्मदा से है, और रजरप्पा जलप्रपात जो है ये चंबल से संबंधित है। अब ये बताएं कि इसमें कोई एक गलत है, कौन सा गलत है वो देखना है आपको। और 25वां जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर इसमें डी होना चाहिए। ठीक है, डी वाले को इसलिए चुना क्योंकि ये जो राजरप्पा या राजरप्पा इसको कहा जाता है, असल में ये दामोदर और भैरवी नदियों का जहाँ पे मिलन होता है। दामोदर नदी भैरवी से जाकर मिलती है, और ये जगह है रामगढ़ जिला, झारखंड में पड़ता है, पहले बिहार में था, तो वहाँ पर ये मिलन होता है और वहीं ये जलप्रपात अवस्थित है। तो ये गलत दिया है, इसमें चंबल वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। इसके बाद 26 को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है बताइए। तो राज्य का नाम दिया है और अभ्रक उत्पादक क्षेत्र जो वहाँ का है वो दे रखा है, मतलब मेजर जो माइका प्रोड्यूसिंग एरिया है उसका नाम दिया हुआ है। तो आंध्र प्रदेश का पश्चिमी गोदावरी इस मामले में जाना जाता है, छत्तीसगढ़ का डूंगरपुर है, झारखंड का गिरिडीह है, और बिहार का भागलपुर है। आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। 26 को आपने देखा और करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और डूंगरपुर वाला जो दिया है, डूंगरपुर आपका राजस्थान में है, न कि छत्तीसगढ़ में। यहाँ ये ऑप्शन जो है ना ये गलत है, बाकी जितना है वो ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। कौन सा मार्ग स्वर्ण चतुर्भुज गलियारा, मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारा परियोजना जो है उसके अंतर्गत न्यूनतम दूरी को कवर करता है। सबसे छोटी दूरी वाला जो रास्ता है वो आपको बताना है। अब यहाँ पर ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत ध्यान से आपको देखना होगा। तो दिल्ली से मुंबई वाला रास्ता सबसे छोटा है, मुंबई से लेकर चेन्नई वाला, दिल्ली से कोलकाता और कोलकाता से चेन्नई। अगर आपने नक्शे को एक रफली भी निगाह मारी होगी उस पर, भारत के नक्शे पर, तो आप दूरियों का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं। अब बताइए, तो 27 को अगर देखें और इसका ध्यान से इसमें तलाशें विकल्प, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, मुंबई से लेकर चेन्नई वाला। अब सबकी लंबाई आपको इसमें पता होनी चाहिए। मुंबई से लेकर चेन्नई वाला जो है वो सबसे न्यूनतम दूरी को कवर करता है। दिल्ली से मुंबई वाला जो पूरा रास्ता है, मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं होंगी, 4 सड़कें बड़ी वाली, तो दिल्ली से मुंबई वाली जो है वो 1419 किलोमीटर लंबी है। मुंबई से चेन्नई वाला 1290 है, छोटा है ये।
और बाकी अगर आप देखें तो कोलकाता से चेन्नई वाला काफ़ी बड़ा है 1684, दिल्ली से कोलकाता वाला 1453, ऐसे किलोमीटर में इनकी लंबाई। फिलहाल हमने इसमें मुंबई से चेन्नई वाले को चुन लिया। अब इसके बाद 28वें नंबर के प्रश्न को देखिए, यहाँ इंस्टीट्यूट दिया है और हेडक्वार्टर दिया हुआ है। सही विकल्प कौन सा है वो आपको बताना है। तो खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मुख्यालय है अबादान में, इबादान या आबादान। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसका हेडक्वार्टर है रोम में। जबकि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में पड़ता है। लीमा में क्या है? लीमा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है। अब ये बताएं कि इसमें सही कौन सा है। ये जो यहाँ दिया हुआ है ना सब सही नहीं है, कोई एक सही हो सकता है, कौन सा? तो प्रश्न संख्या 28वें का करेक्ट आंसर इसमें डी होना चाहिए। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर ये अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र वाला एकमात्र सही दिया है। लीमा कहाँ पे है? पेरू में है, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। बाकी अगर आप देखें तो खाद्य और कृषि संगठन का रोम में है, इबादान में नहीं है बल्कि रोम में है, मतलब इटली में है। और चावल अनुसंधान संस्थान वाला मनीला में है, यहाँ रोम दे दिया है, सब उल्टा सीधा। मनीला मतलब फिलीपींस की बात हो रही है। और अबादान नाइजीरिया में जो है वो उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान है, मतलब ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर वाला जो है वो असल में अबादान में पड़ता है। तो डी वाला सही है, बाकी सब गलत। प्रश्न संख्या 29 को देखिए, यहाँ पर अलग अलग पौधों की प्रजातियों के नाम दिए हैं। असल में ये विभिन्न वातावरण में पैदा होते हैं, जैसे कि हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वो असल में पानी की ऊपरी सतह पर उगते हैं। ये वनस्पतियाँ कैसी होती हैं? पानी की ऊपरी सतह पर पैदा होती हैं। हेलोफाइट्स जो है ये नमकीन मिट्टी में उगने वाली वनस्पतियाँ होती हैं। लिथोफाइट्स जो है ये कठोर चट्टानों को चीर कर उसमें से पैदा हो जाते हैं। संभावना ऐसी नहीं दिखती है, लोग कहते हैं कि पत्थर पर धूप जमेगी क्या, लेकिन जमती है कभी कभी। तो ऐसे जो पौधे होते हैं उनको लिथोफाइट्स कहा जाता है। अब इसमें आप बताइए कि गलत कौन सा है। डी वाला विकल्प भी आपकी सुविधा के लिए मौजूद है। और 29 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका डी ही होना चाहिए, क्योंकि जितनी चीज़ें हैं वो सही दी हैं। इसमें ऑप्शन सभी परफेक्ट है। जो जलोदभिद या हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं, मतलब पौधे, ये पानी की ऊपरी सतह पर उगते हैं। इनकी पत्तियां आमतौर पे आधी डूबी और आधी बाहर निकली रहती हैं, तो प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? कोस्ट लाइन जो है वो सबसे छोटी किसकी है? महाराष्ट्र की है, केरल की है, ओडिशा की है कि कर्नाटक की है? यहाँ जो विकल्प दिए हैं उसके आधार पे आपको उत्तर देना है, और इसमें जो राइट आंसर है वो इसका डी होना चाहिए। कर्नाटक की तट रेखा जो है, समुद्र से लगने वाली रेखा, वो सबसे छोटी है। महाराष्ट्र की करीब 652 किलोमीटर पड़ती है। केरल राज्य की भी ठीक ठाक है, 569.7, मतलब 570 आप कह सकते हैं। और ओडिशा की है 457, जबकि कर्नाटक की मात्र 280 किलोमीटर है, तो सबसे छोटी इसी की है। 31 को देखते हैं, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो टोंगा ट्रेंच जो है ये पैसिफिक ओशियन में है, मिंडनाओ भी वहीं पर है, प्यूटोरिको भी वहीं पर है, मतलब प्रशांत में ही है, सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर। और आटाकामा गर्त जो है वो भी असल में प्रशांत महासागर में है। गर्त का मतलब होता है गड्ढा, तो समुद्र तो खुद ही गड्ढा है, लेकिन उसमें भी जो ज़्यादा गहरे स्थान होते हैं उनको कहा जाता है गर्त। इनकी गहराई का कुछ थाह नहीं होता है, हालांकि वैज्ञानिक जो है वो थाह ले लेते हैं, यानी गहराई पता होती है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो ये काफ़ी गहरे होते हैं। तो अब ये बताएं कि इसमें से कौन सा गलत है, मतलब कोई एक जो ट्रेंच है, एक इसमें से कोई एक गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में असल में नहीं है। जो नहीं है वही खोजना है। तो 31 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। ये प्यूटोरिको कहाँ पे है? प्यूटोरिको की लोकेशन जो है ना, ये इसकी गहराई होती है करीब 8,380 मीटर। ये अटलांटिक महासागर में है, ये पैसिफिक ओशियन में नहीं है। बाकी जितने हैं वो सभी सही हैं, मतलब सही दिए हुए हैं। टोंगा जो है इसकी गहराई, और प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले गर्त काफ़ी गहरे गहरे होते हैं, क्योंकि ये महासागर खुद ही बहुत गहरा है और रहस्यमयी भी है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा अभी लोगों को मालूम ही नहीं है। तो ये 10,882 मीटर गहरा है। मेरियाना ट्रेंच को हम लोग देखकर आहें भरते हैं कि ये कितना गहरा है, लेकिन ये बाकी वाले भी जो है ये कुछ कम गहरे नहीं है। और मिंडनाओ की भी गहराई कुछ खास कम नहीं कही जा सकती है। ये 10,500 मीटर गहरा है। ज़मीन के अंदर इतनी गहराई बहुत बड़ी बात होती है। और प्यूटोरिको को आप देख ही चुके हैं, ये अटलांटिक में है, ध्यान दीजिएगा। और आटाकामा जो है इसकी गहराई है 8,065, ये भी प्रशांत में है। रोमशे गर्त जो है ये साउथ अटलांटिक में है। रोमशे जो है इसकी लोकेशन कहाँ पे है? साउथ अटलांटिक में है, और इसकी गहराई है 7,758 मीटर। फिलहाल प्यूटोरिको को हमने बाहर कर लिया। अब इसके बाद 32 को देख लेते हैं। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी को 2021 में महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है?
ये महारत्न वाला स्टेटस समय समय पर कंपनियों को मिलता है, उसकी कुछ शर्तें होती हैं। तो 2021 में किसको दिया गया? ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्राप्त हुआ, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्राप्त हुआ, या फिर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्राप्त हुआ, या फिर आप कहें कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्राप्त हुआ। इसमें से कंपनी का नाम आपको चुनकर बताना है और समय भी दिया हुआ है 2021। तो 32 को आप ध्यान से देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसको कि 2021 में महारत्न का स्टेटस दिया गया। इसे हमने यहाँ पर देखा। बाकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा कब प्राप्त होता है? 2010 में ही प्राप्त हो जाता है। तो अच्छा, अब इसमें 33वें प्रश्न को देख लीजिए। कौन सी पर्वत चोटी दक्कन के पठार में है? दक्कन प्लेटू में इसमें से कौन सी पाई जाती है? दोदा बेटा, मुल्लैनगिरी, देवमाली और डोली गुट्टा। दक्कन प्लेटू से संबंध किसका है बताइए? तो 33 को आपने देखा और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी होगा। डोली गुट्टा जो है ये दक्कन के पठार से संबंधित है। बाकी अब दक्कन के पठार का मतलब आप उसमें ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को नहीं जोड़ेंगे, वो अलग हो जाएगा। तो दोदा बेटा जो है ये पश्चिमी घाट में है, मतलब तमिलनाडु राज्य पड़ेगा। मुल्लैनगिरी आपकी कर्नाटक में है, पश्चिमी घाट की ये भी चोटी है। देवमाली जो है ये पूर्वी घाट की पर्वत चोटी है और ये ओडिशा राज्य में पड़ती है। और डोली गुट्टा जो है ये दक्कन के पठार में अवस्थित है। राज्य के हिसाब से देखा जाए तो पहले आंध्र में थी और अभी कहाँ पर है? तेलंगाना में। तो इसे हम बाहर कर लेते हैं। 34 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सा भारत का राज्य जो है ये बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? बांग्लादेश के बॉर्डर को टच नहीं करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, सिक्किम है। इसमें से कौन सा होगा? तो ये जो 34वां प्रश्न आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। सिक्किम जो है ये बांग्लादेश को टच नहीं करता है। सिक्किम जो है ये घिरा तो है बाहर से कई देशों से, लेकिन बांग्लादेश को नहीं छूता है। बांग्लादेश को छूने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और असम है। इसके बाद 35 को देखिए। यहाँ कंट्री का नाम दिया है और उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो दे रखी है। तो अफगानिस्तान की है पश्तो, भूटान की है जोंगखा, ये भाषाओं के नाम है। श्रीलंका की है तमिल, श्रीलंका में तमिल बोली जाती है, सिंघली भी बोली जाती है। और म्यांमार की है धिवेही। अब आप ये बताइए कि इसमें गलत कौन सा है? 35 को आप देख रहे हैं, डी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, धिवेही। धिवेही जो है ये असल में मालदीव की भाषा है, न कि म्यांमार की। तो यहाँ पर आप जो डी वाला ऑप्शन है उसको चुन लीजिए, वो गलत है, बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं। चीन की कौन सी है? मंदारिन। ठीक है, चीन की जो भाषा है ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मंदारिन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 36 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट फाउंड इन हिमालयन मोस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। जो हिमालय के मोस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट यानी नम शीतोष्ण वन होते हैं उसमें नहीं पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? मतलब उन जंगलों में ये पेड़ आप नहीं देख सकते हैं। ये कौन वाला पेड़ है? तो ये पाइन का पेड़ है, मतलब पाइन ट्री है, या ऐश ट्री है, या देवदार का वृक्ष है, या स्प्रूस है, कौन सा है? ये सभी पर्वतीय पेड़ ही हैं। और 36 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ये ऐश का पेड़ है। ठीक है, ऐश ट्री जो है वो असल में ये नम शीतोष्ण वनों में नहीं पाया जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये शुष्क शीतोष्ण वनों में पाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि देवदार का जो वृक्ष होता है ना वो दोनों ही परिस्थितियों में पैदा हो जाता है। मतलब वो मोस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट में भी आपको मिल सकता है और ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वहाँ भी पाया जा सकता है। नमी ज़्यादा मिलेगी तो ज़्यादा हरा भरा होगा, कम नमी मिलेगी तो उतनी हरियाली नहीं होगी, लेकिन होगा दोनों ही वनों में, प्राकृतिक तौर पे उगता है। तो देवदार को दोनों ही लिस्टों में देख के कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फिलहाल इसमें हमें ऐसा चुनना था जो कि नम शीतोष्ण वनों में नहीं पाया जाता है, तो वो ऐश ट्री। इसके बाद 37 को देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ दिया हुआ है कि वेम्बानद लेक जो है वो केरल में है, इंदिरा सागर लेक आपकी तमिलनाडु में है और पुलिकट आंध्र में है, जबकि नागार्जुन सागर जो है ना वो तेलंगाना में है। आप ये बताइए कि इसमें गलत कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। ये इंदिरा सागर जो दिया हुआ है ये तमिलनाडु में तो है नहीं, तो इसकी लोकेशन फिर कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश राज्य में है, तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, इंदिरा सागर कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है, यही एकमात्र इसमें गलत है। इसके बाद 38 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो पावागढ़ सोलर पार्क जो है ये मिजोरम में है, भादला सोलर पार्क जो है ये कर्नाटक में है, बुकपी आपका मणिपुर में है और बनकाल सोलर पार्क ये राजस्थान में है। इसमें से सही कौन सा है? ये सब दे तो दिया है, सही इसमें एक ही होगा, और वो कौन सा होगा? तो सी वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, यही जो बुकपी वाला दिया है ना ये सही दिया है, मणिपुर में लोकेशन इसकी है। बाकी बनकाल जो है ये मिजोरम में है, न कि राजस्थान में। और पावागढ़ आपका मिजोरम में नहीं है बल्कि कर्नाटक में है। भादला सोलर पार्क ये राजस्थान में है। ऐसे इसका होगा, एकमात्र सी वाला सही दिया है। इसके बाद 39 को देखिए। पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो अम्मान जो है ये जार्डन की राजधानी है, मतलब कैपिटल ऑफ जार्डन है। बिश्केक जो है ये बहामास की कैपिटल है, किर्गिजिस्तान की कैपिटल है दुशांबे, और नासाऊ जो है ये ताजिकिस्तान की कैपिटल है।
देशों की राजधानी दे रखी है, आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो 39 को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। ये अम्मान वाला जो दिया है ये सही दिया है, जार्डन की ये कैपिटल है, परफेक्ट। बाकी अगर देखें तो किर्गिजिस्तान की है बिश्केक, दुशांबे जो है वो ताजिकिस्तान की है, नासाउ जो है ये बहामास की है। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्री इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। चारों ओर से अन्य देशों से सीमाएं घिरी रहे, कहीं से भी कोई सीमा जो है वो जल को स्पर्श नहीं करती है, तो ऐसे देश जो है वो स्थल अवरुद्ध कहलाते हैं और इनके लिए बाहरी व्यापार और बाहरी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी मुश्किल होती हैं, मतलब दूसरे की मर्जी पर आधारित होते हैं। तो इनके लिए संभावनाओं का थोड़ा सा दायरा सीमित होता है। कुल मिलाकर आप ये बताएं कि इसमें कौन सी लैंडलॉक नहीं है। तो ताजिकिस्तान लैंडलॉक नहीं है, अजरबैजान नहीं है, उज्बेकिस्तान नहीं है, कौन सा नहीं है? तो 40वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि स्थल अवरुद्ध ना हो, यानी सभी हैं। वैसे अगर देखें तो पूरे एशिया महाद्वीप में 12 ऐसे देश हैं जिनकी की सीमाएं चारों ओर से लॉक्ड हैं, यानी बंधी हुई हैं, कहीं से भी वो पानी को छू नहीं पाते, जो समुद्र का पानी है उसको छू नहीं पाते। तो ऐसे 12 देश कौन कौन से हैं? एक तो अफगानिस्तान है, दूसरा आर्मेनिया है, अजरबैजान है, भूटान है, लाओस है, कजाकिस्तान है, किर्गिजिस्तान है, मंगोलिया भी ऐसा ही है, नेपाल भी ऐसा ही है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। ये सारे जो है ना ये सब चारों ओर से लॉक्ड हैं, मतलब ये दूसरे के रहम पर आश्रित हैं। अगर दूसरे देश नहीं चाहेंगे तो इनका जो व्यापार है या बाहरी जितना भी क्रियाकलाप है वो संभव नहीं हो पाएगा, तो इनके लिए दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। बाकी जिनकी सीमाएं समुद्र से अच्छी खासी लगी रहती हैं वो भाग्यशाली देश हैं, जैसे कि भारत। अपार संभावनाएं हमारे पास विकास की। इसके बाद 41 को देखते हैं। भारतीय मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये कहाँ से होकर गुजरती है? इसमें आपको विकल्प चुनना है और 41 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। इसमें पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा चुन लीजिए, तीसरे को छोड़ दीजिएगा। तीसरे वाले को ना छोड़ देंगे, ये राजस्थान को इसमें से बाहर कर देंगे। यहाँ पे मानक मध्याह्न रेखा की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पूछ रहा है। तो ये जो रेखा है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इसका आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए। कर्क रेखा की हमने चर्चा की तो वो भी आ गई। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो कि भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, वो कौन से शहर से होकर नहीं गुजरती है? प्रदेश तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन यहाँ शहर पूछ रहा है। तो यहाँ जसदान है, कलिंजर है और शाजापुर है। अगर आपको प्रदेश मालूम होगा कि मतलब ये जो जगह है ये कौन से प्रदेश में है, तो आप आराम से कर सकते हैं। आप बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ से होकर ये ना गुजरे, तो नॉन ऑफ दीज को चुन लेते हैं। असल में जसदान आपका गुजरात में है, राजस्थान में है कालिंजर, ठीक है, कालिंजर कहाँ पे है? राजस्थान में है। और शाजापुर तो मध्य प्रदेश में ही है। सोनहट आपका छत्तीसगढ़ में है और लोहर दरगाह असल में ये झारखंड में है। पश्चिम बंगाल में है कृष्णानगर। उदयपुर आपका त्रिपुरा में है और चंफई जो है ये मिजोरम में है। इन शहरों से, इन स्थानों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो राज्य के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए और शहर के हिसाब से भी मालूम होना चाहिए। इसके बाद 43 को देखते हैं, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो भारत का सबसे जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, मतलब सबसे उत्तरी बिंदु है, वो इंदिरा कोल है। और सबसे साउदर्न जो है, मतलब दक्षिणी बिंदु जो है वो पिग्मेलियन पॉइंट है। सबसे पूर्वी आपका इंदिरा पॉइंट है और सबसे पश्चिमी जो है वो गुहार मोती है। तो ऐसे करके दिया हुआ है, आप बताएं गलत कौन सा है। तो 43 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट दिया हुआ है और यही इसमें से गलत है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पे है? अरुणाचल में है, सबसे पूर्वी छोर, और उसे हम लोग कहते हैं किबिथू। इसके बाद 44वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पूछा गया कि मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर चर्चा हो गई, कैप्रिकॉर्न को भी देख लेते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो आप ये बताएं कि मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? अब यहाँ पर सिर्फ संख्या आपको दी हुई है, वही बताना है। तो मकर रेखा को अगर हम देखें तो ये 10 देशों से होकर गुजरती है। जैसे अवस्थिति नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर्क रेखा की होती है, ठीक वही स्थिति साउदर्न हेमिस्फीयर में मकर रेखा की होती है। तो आप बताएं कि ये कौन कौन से देश हैं? 10 देशों से होकर गुजरती है। संख्या यहाँ पर देखिए, जो पहला वाला है वो सही होता है। तो ये देश, इसमें दक्षिण अमेरिकी, अब महाद्वीप के हिसाब से अगर देखा जाए तो दक्षिण अमेरिकी जो देश है उसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और पराग्वे, यहाँ से होकर मकर रेखा पास करती है। अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिससे कि तीनों ही रेखाएं जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये तीनों होकर गुजरते हैं। तो मकर रेखा इसके कहाँ कहाँ, कौन कौन से स्थानों से गुजरती है? नामीबिया है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है, मोजाम्बिक है और मेडागास्कर। ऑस्ट्रेलिया में ये गुजरती, मतलब ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। तो वो चीज़ आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर 10 देश हैं।
इसके बाद 45वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ ट्राइब दी है, रीजन दिया हुआ है। तो वेद्दा जनजाति जो है ये श्रीलंका की है, सेमांग जो है ये मलेशिया की है, क्रैकर जो है ये जॉर्जिया के हैं और गॉल जो है ये इंडोनेशिया का है। आप ये बताएं कि गलत कौन सा है। तो गलत इसका डी वाला है। गॉल जो इंडोनेशिया दिया हुआ है, गॉल असल में फ्रांस की है। ये इंडोनेशिया की जनजाति नहीं है बल्कि फ्रांस की है, इसे आप सही कर लें। इसके बाद 46वें प्रश्न को देखिए। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। 3 स्टेटमेंट दिया है। काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए बहुत बढ़िया होती है, ब्लैक सॉइल। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो लोहा होता है मतलब आयरन पाया जाता है, लाइम होता है यानी चूना होता है, कैल्शियम पाया जाता है, पोटाश होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो काली मिट्टी होती है, ठीक, ये लावा से बनती है ऐसा कहा जाता है। फिलहाल इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो ह्यूमस होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, उन सब की कमी पाई जाती है। तो इतनी सारी बातें इसमें बताई गई। आप ये बताइए कि सही कौन सा है। 46 को आपने देखा और अगर ध्यान से देखा जाए तो इसकी सारी ही बातें सही है, कुछ भी तो इसमें गलत नहीं है और सब सही है, इसीलिए तो डी को चुन लिया, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें रंध्र बहुत कम पाए जाते हैं, तो एक बार सींच दिया तो नमी बनी रहती है, तो इसको स्वतः कृषि मृदा कहा जाता है। बार बार सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, आप बीज डालिए, नमी दीजिए, निश्चिंत हो जाएगी, फसल तैयार हो जाएगी। और कपास और बाकी कई सारी ऐसी फसलें होती हैं जो कि इसमें बहुत बढ़िया उगती। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं। ये आपको बताना है कि कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है। हर नदी जो हिमालयन रिवर है आमतौर पे किसी ग्लेशियर के पिघलने से बनती है। तो आप बताएं कि गौरी गंगा का स्रोत क्या है। ये बंदर पूंछ है, असल में बंदर पूंछ ग्लेशियर है, यहाँ पंच नहीं पूंछ होगा। और 12 शिगरी है, इसके अलावा मिलाम और सियाचिन भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी वाला हो जाएगा, ये मिलाम है, ठीक है। मिलाम हिमनद जो है वो गौरी गंगा का स्रोत है, गौरी गंगा भी इन्हें कहा जाता है। सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी निकलती है और 12 शिगरी जो है उससे चिनाब का उद्भव होता है। तो ऐसे है, इसमें हमने मिलाम को चुन लिया जो कि यहाँ पर सी वाला ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 48 को देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य भूटान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो यहाँ पर राज्यों के नाम दिए हैं, आप देखकर बताएं। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। मिजोरम जो है ये भूटान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, बाकी जितने हैं वो करते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल ये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान इन तीनों को स्पर्श करता है, मतलब हमारा राज्य। सिक्किम राज्य जो है ये नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है। अरुणाचल जो है ये चीन, म्यांमार, भूटान को टच करता है। और मिजोरम जो है वो सिर्फ बांग्लादेश और म्यांमार को छूता है, ये भूटान को स्पर्श नहीं करता है। इसके बाद 49वें प्रश्न में कहा गया कि कौन सा राज्य दंडकारण्य के अंतर्गत नहीं आता है। दंडकारण्य एक घना जंगल हुआ करता था दक्षिण भारत में और ये काफी कंटकाकीर्ण था, यानी कांटों से घिरा हुआ था। कांटे वाले जंगल यहाँ पाए जाते थे और दक्षिणापथ यहीं से होकर गुजरता था, तो लोग इसमें घुसने का साहस नहीं कर पाते थे। आप ये बताएं कि कौन सा क्षेत्र दंडकारण्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो अब ये जो 49वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कर्नाटक इससे बाहर है, बाकी जो इलाके हैं वो दंडकारण्य के अंतर्गत आते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र मूल रूप से अगर देखा जाए तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र में फैला हुआ है। और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले और महाराष्ट्र के भंडारा, गोंदिया और जो गढ़चिरौली जिला है उनका प्राचीन क्षेत्र भी दंडकारण्य का हिस्सा माना जाता है। ये दैत्यों का इलाका था ऐसा कहा जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जा रहा है कि कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक उत्सव के रूप में मनाती है। तो ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, घिसा हुआ है, इसे आप भी जानते हैं। कौन सा होगा इसमें से? तो इसका राइट आंसर थारू होगा। थारू लोग जो है वो दीपावली को शोक उत्सव के रूप में मनाते हैं। अपनी अपनी मान्यताएं हैं, कुछ लोग खुशियां मनाते हैं, कुछ लोग दुख। तो यहाँ तक हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है और ऐसे बहुत सारे टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक और शेयर करिए और इस वीडियो का पूरा लाभ लीजिए। जितनी बार देखेंगे उतनी बार रिवीजन होगा। तब तक के लिए नमस्कार।